एपस्टीन फाइल मानवता के खिलाफ ऐसी बर्बरता शायद दुनिया में कहीं कभी नहीं हुई होगी। आदमखोर जानवर भी अपने शिकार के साथ ऐसी बर्बरता नहीं कर सकते। तो क्या अमेरिका में हुई एपस्टीन फाइल की इस घटना में जितनी बर्बरता हुई, क्या इंडिया में भी ऐसी घटनाएं हुई है? जी हाँ, हम आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या भारत और पूरे देश में, पूरे विश्व में इस तरह की अगर घटना घटित हुई तो क्या न्याय ने वहाँ पर जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाया या फिर न्याय की हत्या हुई, न्याय की धज्जियाँ उड़ा दी गई, रसूखदारों के आगे न्याय एक बार गिरवी रखा गया। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको बात समझ में आएगी कि आखिर भारत में और अमेरिका में और पूरी दुनिया में कैसी बर्बरता रसूखदार कर सकते हैं और क्या क्या हुआ था। इन दिनों जैसे ही आप फेसबुक, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं, सीधे एपस्टीन फाइल आपके सामने आती है और एपस्टीन फाइल में आपको ऐसे ऐसे गुनाह देखने के लिए मिलते हैं जो मानवता को शर्मसार करते हैं। जानवर भी किसी भी जीव के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। कोई भी जीव किसी जीव को मारकर खाने के लिए, जो नरभक्षी भी हो, जिसे ईश्वर ने नरभक्षी बनाया हो, वो भी इस तरह का अत्याचार, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता जो इंसानों ने किया है। लेकिन मैं आज एपस्टीन फाइल के बारे में, उन तस्वीरों के बारे में फिर से चर्चा करना नहीं चाहता। मैं उन तस्वीरों को दिखाना भी नहीं चाहता जिसको देखने के बाद तबीयत खराब हो सकती है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। क्योंकि मैंने जब से अपना काम करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म खोलता हूँ, तो जैसे ही मैं खोलता हूँ सामने वो तस्वीरें आ जाती है जिसमें मासूम बच्चियों को वॉशिंग मशीन में घसीटा जा रहा है, जिसको पकाकर खाया जा रहा है और जाने क्या क्या नहीं किए जा रहे हैं। 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ ही अत्याचार वो रसूखदार कर रहे हैं जो किसी भी देश के शीर्ष पद पर बैठे हैं। और ये बड़ा खेल तो हुआ है। लेकिन आज मैं चर्चा इस बात की करना चाहता हूँ कि आप यह देख लीजिए कि अमेरिका हो या इंडिया, कानून की धज्जियां हर जगह उड़ाई जा रही है। मानवाधिकार आयोग कहाँ है, यह आप इसकी जांच पड़ताल करिए। एपस्टीन फाइल में जो गंदी चीजें हैं उसे परोसना गुनाह है, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और आपके घर के परिवार के लोग इसे देखते हैं और जिसके अंदर जमीर जिंदा है, जिसमें इंसानियत जिंदा है, वो इन तस्वीरों को देख भी नहीं सकता जो इंसानों ने मासूम नाबालिग 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ किया है। मैं आज इस विषय पर एक गंभीर चर्चा आपसे करना चाहता हूं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। रात रात भर बालिका गृह में चीखती थी लड़कियां। लड़कियों को निर्वस्त्र सोने पर मजबूर किया जाता था। बच्चियों को चिमटे से दागा जाता था। बच्चियों को हार्मोनल दवाइयां दी जाती थीं। समलैंगिक थी बालिका गृह में काम करने वाली महिलाएं। बालिका गृह की महिला हेल्पर बच्चियों से संबंध बनाती थीं। ये बड़े खुलासे मुजफ्फरपुर के डिप्टी एसपी की जांच रिपोर्ट में हुए हैं, जहां कांग्रेस के नेता महिला सुरक्षा के मामलों में घड़ियाली आंसू बहाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। आरोपों में कहा गया कि सुकन्या देवी अपने पिता बलराम सिंह और मां सुमित्रा देवी के साथ सोनिया गांधी और मानवाधिकार आयोग से मिली, मगर उसके बाद उसका पूरा परिवार ही लापता हो गया।
आरोप ये भी है कि ध्रुपद नाम का वीडियोग्राफर और एक न्यूज चैनल का कैमरामैन जिन्होंने सुकन्या का बयान रिकॉर्ड किया था, उसके बाद वे भी लापता हो गए। अमेठी के लोग इस पूरी घटना की चर्चा करते हैं, लेकिन सामने आने से डरते हैं, कहीं ये भी गायब न हो जाएं। इस घटना के वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी अमेठी के सांसद। बात है नागपुर की। 7 साल की एक छोटी सी बच्ची शाम के वक्त अपने घर के पास खेल रही है और कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश एक ऐसे कार में मिलती है जो खड़ी थी देश के एक बड़े नेता नितिन गडकरी के घर के अंदर। बच्चे के शरीर पर नेल मार्क, खरोंचे, खून के धब्बे और सबसे डरावनी बात, 2 जांच एजेंसियां, नागपुर पुलिस और सीआईडी ने दोनों ने कहा कि ये एक दुर्घटना है। लेकिन जब परिवार ने इसका सामने लाने की कोशिश की, हर सबूत कुछ और ही कहानी बताने लगा और ये मामला बदल गया। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल केस में से है। निठारी कांड एक बार फिर से चर्चा में है। 19 साल तक चले केस के बाद मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बरी करने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोहली को आखिरी मामले से भी बरी करते हुए उसकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। सुरेंद्र कोहली 19 मामलों में मिली फांसी की सजा को धता बताकर सलाखों के पीछे से बाहर आ रहा है। इस केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गई थी। 19 साल वो सजा काट रहा है। वो पूरी तरह से निर्दोष था। कई बार कोर्ट के सामने आया, कई कोर्टों ने उसको दोषी ठहरा के फांसी की सजा कायम रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है और क्यूरेटिव पिटीशन में उसको निर्दोष बरी कर दिया है। एपस्टीन फाइल में जो कुछ भी हुआ है उसे देखना, दिखाना, बोलना तक मुश्किल है, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से जब से अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट इन फाइलों को उजागर कर रहा है, तब से ये आम आदमी, हर व्यक्ति कोई रील बनाकर इस पर डालता चला जा रहा है। बेधड़क नाम के साथ तस्वीरों को बिना ब्लर किए, बिना धुंधला किए, बिना छिपाए, बिना काली पट्टी लगाए इसका उपयोग करता चला जा रहा है। तो मैं इस पर आज बात करना चाहता हूं कि क्या सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बीभत्स यानी कि हत्या की तस्वीर, खून की तस्वीर भी जब नहीं डाली जा सकती, जब बच्चों के पोर्नोग्राफी को अगर आप सर्च भी करते हैं तो आप जेल जाएंगे, तो फिर ऐसी गंदी तस्वीरें कैसे प्रसारित हो रही है। और ये विश्व स्तर पर प्रसारित हो रही है, जहां कड़े कानून हैं कि आप नाबालिग बच्चियों से यौन अपराध से संबंधित किसी भी चीज को प्लेटफॉर्म पर सीधे नाम के साथ, पहचान के साथ नहीं दिखा सकते, फिर भी ऐसा किया जा रहा है और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप YouTube, Facebook पर भी कोई इस तरह की चीजें बनाते हैं तो आपके चैनल को बंद कर दिया जाता है, आपके फेसबुक पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, आपके आईडी पर कार्रवाई शुरू हो जाती है और आप पर FIR भी दर्ज हो सकता है। भारत में अगर यौन अपराध किया जाता है तो पॉक्सो के नए कानून के तहत अब मृत्युदंड और आजीवन कारावास यानी 20 साल की सजा का प्रावधान हो गया है। इतनी बड़ी कड़ी सजा, और इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र है कि भारत में IT एक्ट के कानून की धाराओं में, पॉक्सो की धाराओं में अगर आप किसी बच्ची और बच्चे के साथ यौन अपराध करते हुए या यौन अपराध से संबंधित किसी वीडियो, फोटो को ब्लर किए बिना ऐसे भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो इसके लिए भी आपको 5 से 10 साल की सजा हो सकती है, दंडित किया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन बावजूद भारत में और विदेश में इसका प्रसारण जोर शोर से हो रहा है। अमेरिका में भी मैंने सर्च किया, वहां भी यौन अपराध के लिए 30 साल तक की सजा है और इससे भी अधिक सजा न्यायालय वहां सुना सकता है। ऐसी परिस्थिति में आखिर वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट में ने इस तस्वीरों को अगर जारी किया जो लाखों की संख्या में है, वीडियो को जारी किया जो हजारों की संख्या में है, आप एक भी वीडियो नहीं देख सकते किसी बच्ची के साथ यौन अपराध करने वाली तस्वीरें, किसी बच्ची को पकाकर खाने वाली तस्वीरें, किसी बच्ची की हत्या करने वाली तस्वीरें। अगर आप इन तस्वीरों को प्रसारित कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट हो सकता है कि कार्रवाई के लिए उसका प्रसारण करता हो, लेकिन क्या आम आदमी, क्या अन्य चैनल और अन्य किसी तरह के प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं वो इसे प्रसारित कर सकते हैं? और अगर कर रहे हैं तो पुलिस और कानून क्या कर रहा है? असल में कानून करे भी तो करे क्या? जिस वक्त
एपस्टीन फाइल में इन बच्चियों के साथ, और उनमें से कई जो जीवित हैं और जो बालिग हो गई हैं, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये तस्वीरें सत्य है, उन्होंने स्वीकार किया कि वो तस्वीरें जो दिख रही है उसमें वही बच्ची थी 10 साल की जो आज 20 और 30 साल की बनी हुई है, एक बालिग महिला है, वो बता रही है कि एक सच्ची घटना है। ऐसी परिस्थिति में जिनकी भी तस्वीरें इन बच्चियों के साथ आ रही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे देश विदेश के बड़े बड़े नेता, क्या उनके ऊपर यौन अपराध, नाबालिग से यौन अपराध से संबंधित कोई धारा, कोई कानून, कोई अपराध की को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई कार्रवाई प्रारंभ हुई है? अगर नहीं हुई है तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत में निठारी और अमेरिका में एपस्टीन कांड दोनों एक ही है? भारत में निठारी कांड में जिस प्रकार फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद निठारी कांड के मजदूर और गरीब तबके के लोग, जिनके बच्चे बच्चियों को पंडेर और कोली के ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पहले उसके साथ यौन अपराध किया, उसे काट दिया, उसे मार दिया, उसकी हत्या की, उसे पकाकर खा गया और उसकी हड्डियों को नाले में डाल दिया, उन सभी को फांसी की सजा तक 20 साल के संघर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। आखिर बच्चे जो 16 से 20 की संख्या में थे, उन बच्चे बच्चियों का क्या हुआ ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। जिस पुलिस ने जांच की थी, अगर उसकी जांच गड़बड़ थी तो फिर 20 साल तक ये मुकदमा क्यों चला? अगर 20 साल तक मुकदमा चला, अगर 5 रुपया भी कोई व्यक्ति, गरीब आदमी कहीं खर्च करता होगा कोर्ट में, तो 20 साल में उसकी दशा क्या हुई होगी? और अगर दशा इतनी बुरी हुई होगी और उसे रिहा ही होना था, इसकी जिम्मेवारी किस पर तय होगी? ये जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। अगर आप और हम गलतियां करते हैं, किसी विभाग का कोई पदाधिकारी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, गलतियां करता है तो उस पर निश्चित रूप से मुकदमे होते हैं और उन्हें दंडित किया जाता है। तो क्या कानून में और पुलिस वाले, इन लोगों ने जो गलतियां की उसके लिए अपराध तय होना नहीं चाहिए? जिसे फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी उसे सीधे रिहा किया गया। यानी उन बच्चियों का जो निठारी कांड में जो हत्यारे थे, आदमखोर थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। वो मुस्कुराते निकल गए और बाद में मीडिया में इंटरव्यू देते चल रहे हैं और उन बच्चे बच्चियों का क्या हुआ ये पता नहीं चला। यानी भारत में आदमखोर को छोड़ दिया गया और कानून की धज्जियां उड़ गई। चाहे इसके लिए जिम्मेवार जो हो, कोई व्यक्ति जिसके बच्चे छीने गए और जो दिहाड़ी मजदूर हो, वो अनुसंधान तो नहीं कर सकता, पुलिस को राह तो नहीं दिखा सकता, वो वकालत तो नहीं कर सकता, वकील नहीं बन सकता, वो जज साहब के सामने दलील नहीं दे सकता, फिर जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवारी भी तो तय होनी चाहिए। अंग्रेजों का कानून हटाने का मतलब ये था कि जिम्मेवारी तय हो। ये अंग्रेजों का कानून इसलिए बनाया गया था, जिम्मेवारी नहीं तय की गई थी कि यदि अंग्रेज किसी को गलत सजा दें तो उनके ऊपर कोई आरोप ना बने, उन्हें दंडित ना किया जाए और उन पर कार्रवाई ना हो। लेकिन अब आजाद भारत में अगर कोई गरीब आदमी का बच्चा लापता हुआ, उसके कंकाल मिले, इतने बड़े अनुसंधान हुए, इतना खर्च हुआ, 20 साल मुकदमा चला और कोई नहीं मिला और सब रिहा हो गया, तो कहाँ दोष है? ये जिम्मेवारी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए भारत के निठारी कांड को हम आपको दिखा देते हैं। निठारी कांड क्या था? वो आदमखोर, मैं तब विश्वास नहीं करता था। तब ये 20 साल पहले की घटना है। तब मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान कैसे इंसान का मांस खा सकता है? इंसानी बच्चों को कैसे मार सकता है? जो फूल से कोमल होते हैं, उन्हें मारना और उन्हें उनके साथ यौन अपराध करना और फिर उसे खा जाना, मुझे लगता था ये बनावटी बातें हैं। लेकिन एपस्टीन फाइल के बाद भी यह तय हो गया कि ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इंसान इंसान को मार कर खा रहा है, उसके साथ अत्याचार कर रहा है। और इसमें वो लोग हैं जो हम सबको आदर्श बनकर दिशा दिखाते हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई आम आदमी, कोई पागल ऐसा नहीं कर रहा है, वो लोग ऐसा कर रहा है जिसने किसी देश की सत्ता पर अपना शीर्ष पर बैठ करके विश्व में अपने को एक राजा की भांति प्रस्तुत किया है, वो लोग ऐसा कर रहा है। मैं ऐसे में पूछना चाहता हूं, अमेरिकी कानून में एपस्टीन का क्या हुआ? क्या उन बच्चियों को न्याय मिलेगा? अगर मिलेगा, जब तस्वीरें साफ है, वीडियो साफ है, तो फिर कानून के प्रावधान के तहत जिनकी भी तस्वीरें इसमें आई है उन पर तो प्राथमिकी दर्ज करके, FIR दर्ज करके कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। और उन लोगों पर भी जो
YouTube, फेसबुक और मीडिया के किसी भी माध्यम में इन बच्चों की तस्वीरों को, इस अनैतिक कार्य को, इस विभत्स तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कानून में प्रावधान है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। वो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मानवाधिकार कहाँ है जब मानव के अधिकारों के लिए लड़ता है? वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार और यूनिसेफ कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? कुछ भी नहीं है इस देश में, कुछ भी नहीं है विश्व में। गरीब के आगे कई जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि जो गरीब है उसे कभी न्याय नहीं मिल सकता। वो न्याय के लिए दरवाजा ना खटखटाए, वो न्याय की उम्मीद ना करे। अगर पॉकेट में पैसा ना हो तो उसे न्याय नहीं मिल सकता है। 10 लाख 20 लाख वकीलों की फीस है, हर जगह पैसे खर्च हो रहे हैं और फिर उसी पुलिस के अनुसंधान पर न्यायालय फैसला सुनाता है, जो अब पूरी तरह से करप्ट के आरोप को झेल रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप को झेल रही है। ऐसी परिस्थिति में विश्व में जो कानून है, भारत में जो कानून है, दोनों कानून यह दिखाता है कि आदमखोर चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में या विश्व में कहीं भी, उसके लिए कोई कानून नहीं है। उसके लिए कानून के प्रावधान बेकार हैं। उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो सकता और उसके ऊपर मानवाधिकार के नियम भी लागू नहीं होते। अब आपको समझना है कि मैंने ये अंधा कानून क्यों लिखा था। ये अंधा कानून लिखने का मतलब अब धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा है। अब ऐसे में लाचार बेबस लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? कहा तो ये जा रहा है कि जो दासत्व वाले कानून थे उसे हटाया जा रहा है, चाहे वो भारत में हो चाहे अमेरिका में हो। लेकिन दास तो दास है, राजा आज भी राजा बना बैठा है और वो यौन अपराध भी कर सकता है, उसको सजा नहीं सुनाई जाएगी। धन्यवाद। नाश कर देना, जज का घर नाश करना। अगर पंडित दोषी नहीं तो इतने साल जेल में क्यों रखा? जो पुलिस वालों ने जेल में भेजा उनको फांसी लगनी चाहिए। माना उसका बात, हमारी बात नहीं सुनी, हमें उठा के जब बंद कर दिया, कहने लगा तो भाई दोषी तो तुम ही हो। सारा उसके घर से ही निकली सारी चीजें। तो पंडित को दोषी आप क्यों कहते नहीं है? तो भैया अंधा कानून है। अब भगवान लकड़ी पकड़ पकड़ के दिखा रहे थे, हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, अगर नहीं थे दोषी तो फिर 18-20 साल काहे को रखा हमको? महन बात यही है। हमने कोर्ट में भी कहा था, कहने लगे इनके यहाँ कोई प्रूफ नहीं मिला, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कहा सर नहीं किया वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए हमारे घर में कहा निठारी कांड के जो 2 मुख्य आरोपी थे, पहले मनिंदर पंडित को बरी कर दिया गया और आज सुरेंद्र कोहली को भी बरी कर दिया नहीं, दोनों को नहीं बरी करना नहीं चाहिए। कानून अंधी है, इसको बरी नहीं करना चाहिए। किडनी गुर्दा ये बेचता था, इनको बरी नहीं करना चाहिए। कल जो वो बस हुआ है, जो कानून रात भरे में उनको पकड़ लिया, इतने मर्डर करके बंदे कानून छोड़ेगी इसको, तो इसको बिल्कुल ना छोड़े। हमारे बच्चे इसने मारे और क्या कहते हैं किडनी गुर्दा बेचता था और खुद कबूल किया थाने में कि हमको माफ करो, हमने तुम्हारी बेटी को मारा है, थाने में कबूल किया है। और अब बोलता हम कुछ नहीं किया, हम निर्दोष है। निर्दोष है तो घर में के कपड़े, हमारी बेटी के चप्पल, हमारी बेटी के सब मिले, कहाँ से आए? इसके घर में कहाँ से आ गए? अब आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है, इनको दोनों को फांसी जरूर दे और इनको छोड़े मत। आपको नहीं लगता कि आपके साथ अन्याय किया? मेरे को बहुत अन्याय किया मेरे साथ सरकार ने। यहाँ से इलाहाबाद तक बरी करते जा रहे। अगर उनके बच्चे होते तो बरी हो जाता, तो बस फांसी चढ़ जाता। ये हमारे गरीब के बच्चे हैं, वो तभी उनको हम बरी कर रहे हैं। गरीब के बच्चे मारे हैं उसने। रात रात भर बालिका गृह में चीखती थी लड़कियां। लड़कियों को निर्वस्त्र सोने पर मजबूर किया जाता था। बच्चियों को चिमटे से दागा जाता था। बच्चियों को हार्मोनल दवाइयां दी जाती थीं। समलैंगिक थी बालिका गृह में काम करने वाली महिलाएं। बालिका गृह की महिला हेल्पर बच्चियों से संबंध बनाती थीं। ये बड़े खुलासे मुजफ्फरपुर के डिप्टी एसपी की जांच रिपोर्ट में हुए हैं। 16 पन्नों की जांच रिपोर्ट में डिप्टी एसपी से एक नहीं कई लड़कियों ने साफ साफ कहा कि किरण आंटी निर्वस्त्र सोती थीं, बच्चियों को निर्वस्त्र कर साथ सोने पर मजबूर करती थीं। किरण आंटी बच्चियों के साथ गलत काम करती थीं, विरोध करने पर मारती पीटती थीं किरण आंटी। चंदा आंटी भी बच्चियों के साथ निर्वस्त्र सोती थीं।
दूसरे कमरे में ले जाकर बच्चियों से गलत काम करती थीं चंदा आंटी। मतलब लड़कियों और बच्चियों से सिर्फ पुरुष ही जबरन संबंध नहीं बनाते थे, बल्कि बालिका गृह में काम करने वाली महिलाएं लड़कियों से जबरन संबंध बनाती थीं। मुजफ्फरपुर के डिप्टी एसपी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने कई पड़ोसियों से बात की। सबका कहना था कि बालिका गृह से आधी रात को लड़कियों और बच्चियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। पड़ोसियों ने डिप्टी एसपी से कहा कि ब्रजेश ठाकुर इतना दबंग था कि उसके डर से कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डिप्टी एसपी की जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर साफ साफ लिखा है कि 10 साल की एक बच्ची ने कहा है कि खाने में नींद की गोली मिलाकर दी जाती थी, बेहोशी की हालत हो जाती थी, जिसके बाद आंटी ब्रजेश ठाकुर के कमरे में सोने को कहती थी। ब्रजेश ठाकुर रेप करता था। इतना ही नहीं, इसी लड़की ने डिप्टी एसपी से कहा है कि ब्रजेश ठाकुर सिर्फ रेप नहीं करता, बाहरी लड़कों को बुलाता था और गलत काम करवाता था। बहुत वहाँ पर गलत हो रहा था। ये भी बताई कि हमारे साथ भी बहुत गलत हुआ वहाँ पर, माने मारपीट भी होता था, खाना भी अच्छा नहीं मिलता था। लड़की लोग को माने क्या कहें, आपसे कहने में भी खराब लगता है, लेकिन लड़की लोग को नशा के दवा दे के सुला देता था, उसके बाद उसके साथ गलत भी करता था लोग। ये सब लड़कियां सब कही है। डिप्टी एसपी को दिए अपने बयानों में लड़कियों और बच्चियों ने कहा कि हर मंगलवार काउंसलर CWC विकास आते थे। हर मंगलवार काउंसलर किसी न किसी बच्ची या लड़की का रेप करता था। काउंसलर के साथ दूसरे लोग भी आते और जबरन संबंध बनाते। विरोध करने पर ब्रजेश ठाकुर डंडे से पिटाई करता था। डिप्टी एसपी ने बालिका गृह का निरीक्षण करने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है, बालिका गृह की 4थी मंजिल पर लड़कियों को रखा जाता था। जिस हॉल में रखा गया था उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। खिड़की के नाम पर हॉल में छोटे छोटे वेंटिलेटर थे जो शीशे से ढके थे। मतलब लड़कियों को न तो सूरज की रोशनी मिलती थी, न बाहर की हवा नसीब होती थी। बदबूदार कमरे और उसमें एक नहीं, सबके सब जल्लाद थे। डिप्टी एसपी ने अपनी रिपोर्ट में बालिका गृह के सबसे बड़ी राजदार के नाम का भी खुलासा किया। ये वो राजदार है जो फरार है, जिसे पुलिस फिलहाल ढूंढ रही है। वामा शक्ति वाहिनी की मधु बालिका गृह की मैडम एक्स थी। ब्रजेश ठाकुर की बेहद करीबी थी मधु। मधु का असली काम लड़कियों की सप्लाई करना था। यही वो मधु है जिसको पुलिस तलाश रही है। आरोप है कि ब्रजेश ठाकुर ने गलत काम करवाने के लिए सामाजिक सेवा का चोला मधु को पहना रखा था। मधु को कागजी तौर पर वामा शक्ति वाहिनी का कर्ता धर्ता बना दिया था। जांच रिपोर्ट के पेज नंबर 5 पर साफ साफ लिखा है कि जब लड़कियों को बालिका गृह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा था तो उन्हें धमकियां दी गई थी, किसी को कुछ भी बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में अब पुलिस को तलाश है ब्रजेश ठाकुर के 2 सहयोगियों मधु और नीलम की। ये दोनों उसके हर गुनाहों की सबसे बड़ी राजदार थी और कहा जाता है कि जो भी मेहमान यहाँ आते थे उनकी खातिरदारी का जिम्मा भी मधु और नीलम के साथ ही होता था। ब्रजेश ठाकुर आधे दर्जन एनजीओ चलाता है। सेवा संकल्प एवं विकास समिति, आदर्श महिला शिल्प कला केंद्र, वामा शक्ति वाहिनी, मनोरमा सेवा केंद्र। इन सभी एनजीओ को बिहार सरकार के कल्याण विभाग से लाखों रुपए का हर साल अनुदान मिलता है। सरकारी पैसे से बेसहारा लड़कियों को सहारा देने के लिए मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह में लाया जाता था, लेकिन बालिका गृह में आते ही लड़कियां समझ जाती थी कि उन्हें जल्लादों के हवाले कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह के खिलाफ पहले तो राज्य सरकार ने इसे दबा दिया, लेकिन बाद में मामला तूल पकड़ते ही केस दर्ज कर 11 आरोपियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया। बालिका गृह के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर ने जिस्म फरोशी कर अरबों की दौलत बना ली। फिलहाल जेल में बंद है। इसके तार बड़े सियासी लोगों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। शक जताया जा रहा है कि बालिका गृह के तार सफेद पोशों से जुड़े हो सकते हैं। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। अब सीबीआई जांच के बाद उन सफेद पोशों के नामों का खुलासा हो सकता है जो बालिका गृह में जाते थे या जिन तक लड़कियां पहुंचाई जाती थी। मार के बच्चे कितने का बेच के काम नहीं होता। अरे भगवान के घर में मेरा नहीं है, कानून से छुड़ावा करवा दे बच्चा समझा जाने। निठारी कांड एक बार फिर से चर्चा में है। 19 साल तक चले केस के बाद मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बरी करने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोहली को आखिरी मामले से भी बरी करते हुए उसकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। सुरेंद्र कोहली 19 मामलों में मिली फांसी की सजा को धता बताकर सलाखों के पीछे से बाहर आ रहा है। इस केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गई थी
19 साल वो सजा काट रहा है, वो पूरी तरह से निर्दोष था। कई बार कोर्ट के सामने आया, कई कोर्टों ने उसको दोषी ठहरा के फांसी की सजा कायम रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है और क्यूरेटिव पिटीशन में उसको निर्दोष बरी कर दिया है। 7 सितंबर 2014 को सुरेंद्र कोली मौत से 4 घंटे दूर था। ब्लैक वारंट पर उसका नाम लिखा हुआ था और मेरठ जिला जेल में फांसी का प्रोटोकॉल लागू हो चुका था। गाजियाबाद के सीबीआई अदालत द्वारा मासूमों के हत्यारे को सुनाई गई 13 मौत की सजाओं में से पहली सजा सुनाए 5 साल हो चुकी थी और राष्ट्रपति की ओर से 2014 में उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद क्षमादान की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। 4 सितंबर को कोली को गाजियाबाद की डासना जेल से चुपचाप मेरठ ले जाया गया, जहां वो दिसंबर 2006 में निठारी कांड के लिए गिरफ्तारी के बाद से बंद था। उसकी फांसी 8 सितंबर को सुबह 5 बजे तय की गई थी। ये खबर फैल गई और मुंबई के एक वकील युग मोहित चौधरी तक पहुंच गई। अपनी दया याचिका खारिज होने के बाद कोली ने चौधरी और वकीलों पीयूष रॉय और सिद्धार्थ शर्मा को मदद के लिए लिखा था। जेल में किसी ने उसे सलाह दी थी कि वो उन तीनों से संपर्क करे जो मौत की सजा के मामले में केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं। कोली के उस पत्र ने सब कुछ बदल दिया। चौधरी के फोन पर आधी रात अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह भी सक्रिय हुई और जस्टिस HL दत्तू के पास पहुंची, जिन्होंने एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस अनिल दवे को भी जगाया। आधी रात को अदालत के कर्मचारियों को उनके घरों से बुलाया गया और इस तरह कोली की फांसी की सजा रुक गई। 2016 से 2023 के बीच जब निठारी के बाकी मामलों की सुनवाई चल रही थी, कोली के वकीलों ने हाई कोर्ट में मामले पर बहस की और आखिरी मामले में भी सुरेंद्र कोली बरी कर दिया गया। सुरेंद्र कोली के बरी होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, सुनिए। भैया मुनिंदर को पहले नंबर तो पंडेर को वो जमानत मिली, वही हमें दुख हुआ। इसलिए अगर वो दोषी नहीं, एक तो केस नहीं पुलिस ने नहीं खोला, केस हमने खोला। 96 सिर हमने गिनती करके 49 थाने में दिए। अच्छा, ये सब और कबूल किया पंडेर ने, पुलिस वालों के सामने पंडेर ने कबूल किया, गलती हुई माफ करो। अच्छा, अब फिर कोली दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा? क्यों रखा भाई? जो जिसने वो बेचारा कुछ किया जैसा नहीं है तो उसको जेल में क्यों बगैर प्रूफ के जेल में क्यों रखा? तो जिसने जेल में डाला हो उसे फांसी होनी चाहिए। जिसने उसको निर्दोष को जेल में डाला है उसे फांसी होनी चाहिए, चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो या कोई है। जिसने निर्दोष को जेल में डाला उसे फांसी होनी चाहिए। आखिर पंडेर ने नहीं किया, कोली ने नहीं किया और डॉक्टरों ने नहीं किया। डॉक्टर रोज आते ही रहते थे ताकि उसने एक दिन के 3 मर्डर है उसकी डायरी में लिखे हुए थे पुलिस के हाथ में। ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? कोई दोषी नहीं तो वो जेल में क्यों था और इतने साल 18-20 साल क्यों रखा? जब दोषी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था तो इतने साल से प्रूफ तो सही थे और अब प्रूफ गायब हो गए। आपने शायद 50 में उनका बयान भी सुना था, क्या कुछ बयान बयान जो भी हो, लेकिन हमारा कहना है पंडेर के अलावा पंडेर अंग व्यापार करता था। ताजी बॉडी जिसकी हम लोगों ने निकाली है, ताजी बॉडी जिसकी निकाली उसकी आंखें निकली हुई थी और ये अस्तर इतना नहीं था। हाथ थे, पैर थे, यहाँ से ये 2-4 पीस, ये 4 ये सर, ये अंग नहीं। 3 सर निकालने के बाद 2 सर निकाले, एक बॉडी निकाली, उसके बाद पुलिस को और मीडिया को हमने फोन किया है, तब खुदाई हुई है। क्या कहेंगे, अब बरी भी हो गए हैं। अब भगवान करेगा, जिसने इसमें पैसे खाए हैं उनके बच्चे अपाहिज होंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे, चाहे एक्सीडेंट से मरें या कोई रोग लगा के मरें। मरना है वो तड़प तड़प के ही वो मरेंगे, जिसने भी उससे पैसे खा के वैसा किया है। हमारा सब मेन बात है, अगर वो दोषी नहीं है तो कौन है दोषी? फिर दोबारा कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, क्या करें? सरकार से अपील क्या करेंगे? भैया सरकार कैसा, सरकार सब एक ही है। मायावती, मुलायम सिंह थे, वो उनके राज में हुआ, मायावती आई, वो भी राज करके चली गई, वो भी कुछ नहीं किया। बीजेपी आई है, बीजेपी के सरकार में वो छूट गया। तीनों सरकार ने हमारा बहुत मदद की, लंबी बहुत।
और मुनिंदर ने इतने बच्चे मार दिए हमारे, तो उसको बिल्कुल लिप पोत के उसको गड्ढे में गाड़े रहे। कानून अंधी है या नहीं है? हमारी बच्ची मरे हैं और उसको छोड़ दिन क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, करा मैं दोस्त ने। ये किडनी गुर्दा सब कुछ बेचता था, सब कुछ बेचता था। इसके यहाँ डॉक्टर आते थे तो मैं पूछती थी भैया तुम्हारे यहाँ डॉक्टर किस लिए आए? तो कहते थे अरे अंदर में माता जी है ना, वो बीमार है, उनको चेकअप करने आए। झूठ बोलता था सरदार सब। हाँ, झूठ बोलता था मुनिंदर। ना मुनिंदर दोषी है ना कोहली दोषी है, तो दोषी है कौन? तो वही बताइए तो दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए हैं। सीबीआई या पुलिस वाले ने ना धर के ऐसे लीप दिया। ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया, ऐसी कानून अंधी है। अब मार के बच्चे किडनी गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अरे भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, कानून तो छूट रहा, ऊपर वाले से बचे तब हम जाने। उस दौरान हुआ क्या था? बिटिया हमारी गई थी रुपट्टा को कराने, तो आधा घंटा हो गया आई नहीं। तो हमने कही कि ये एक मैडम आई तो कह रही ज्योति कहाँ है? तुम कही मैडम ज्योति तो रुपट्टा देने गई है। तो कह रही कि थोड़ा बबता के साथ जाना था भैया लड़के को पकड़ने के लिए। तो मैं बोला बुला के लाती हूँ। मैं गई, तुम्हारी सिलाई वाली कह रही मेरी मशीन खराब है, तुम्हारी बिटिया वापस चली गई। ये मुनिंदर गेट पे खड़ा था। मैं बोला बाबूजी मेरी लड़की देखी है? कह रहा मैंने नहीं देखी, हम तो बहुत देर से खड़ा हूँ। ऐसे बोला, झूठ बोला। हमारी बेटी को बुला के अंदर कर लिया, झूठ बोला। रोती रही, बिलखती रही, दोनों एक बार नहीं बोले कि हम ज्योति हमने अंदर कर ली है। तो कैसे पता चला था आप लोग को? हमको पायल के बारे में पायल के मार दी ना, तो उसके कपड़े और चप्पल लेके रात को लेने आई थी पुलिस। उसके बाद में दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। और उसके बाद में 9 साढ़े 9 बज गए, तब तक पुलिस आई नहीं। जब 10 बजे तो हमारा छोटा बेटा, मेरा घर वाला, यहाँ के मिश्रा जी पीछे उसके घर में कूदे हैं। तब पूरा झाड़ी हटाए, तब जाके सारा निकले। तब जाके मीडिया को पहले फोन किए, बाद में पुलिस को, तब निकले। उसके अंदर में गटर खोली गई, गैरेज के आगे गटर खुली थी, उनमें सर, पीछे गटर रहती ना बेड़े में, उनमें सर, सब में सर निकलते थे। किचन में गई, एक मैं से ड्रॉ खोली तो गड्डी गड्डी चाकू थी, बहुत सारी गड्डी गड्डी। एक कमरे में पूरा काली पॉलीथीन भरी थी, 2 किलो वाली काली पन्नी। एक कमरे में फुल दारू भरी थी। पुलिस वाले भी साथ में थे, हम सारे बच्चे वाले थे उसी में। निठारी हत्याकांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में व्यवसायी मुनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिलने के बाद हुआ था। अक्टूबर 2006 में या उससे पहले ही नोएडा के सेक्टर 31 से ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि वहां से कुछ गरीब परिवारों के बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। इसी दौरान पायल नाम की एक लड़की नोएडा के सेक्टर 31 से गायब हो गई और उस लड़की की तलाश करती हुई पुलिस सेक्टर 31 की D5 कोठी पर पहुंची। यहां से पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां, कंकाल के अवशेष और कपड़े बरामद किए। तब बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। उनसे हुई पूछताछ में देश और दुनिया के सामने चौंका देने वाला निठारी कांड सामने आया। My name is Charlene Rochard, and I stand before you today not as a victim of rumor or conspiracy, but as a survivor of Jeffrey Epstein's abuse. Far too long, survivors like me have been dismissed, silenced, or told that our pain was exaggerated or fabricated. Let me be clear. This is not a hoax. और सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के सर्वाइवर्स का कहना है कि वो चाहते हैं कि पारदर्शिता बरती जाए, जवाबदेही तय हो। भले ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सेक्स ऑफेंडर एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलें जारी कर दी हैं, लेकिन सर्वाइवर्स को लग रहा है कि जवाबदेही तो तय नहीं की जा रही है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने कैपिटल हिल में अमेरिकी सांसदों के सामने एक सुनवाई में फाइलों को संभालने के अपने तरीके का बचाव किया। डेमोक्रेट नेताओं ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से कई पुरुषों के नाम हटाकर सच को छिपाने की कोशिश की है। बीबीसी संवाददाता गैरी उडानियो की रिपोर्ट।
जेफरी एप्स्टीन के सर्वाइवर न्याय की लड़ाई को कैपिटल हिल तक लेकर पहुंचे हैं। वो नाराज हैं कि फाइलों में उनकी कुछ निजी जानकारियां भी जारी कर दी गईं, जिससे उनके पुराने जख्म हरे हो गए। जिन लोगों ने शोषण किया उनके नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हटा दी गई, लेकिन हमारे चेहरे और हमारी कहानियां सबके सामने लाकर छोड़ दी गई। ये सुरक्षा नहीं, धोखा है। न्याय विभाग ने फाइलों का सिर्फ एक हिस्सा जारी किया है, उसमें गलत तरीके से चीजें हटाई गई। इससे कमजोर लोग सामने आ गए और ताकतवर लोग जवाबदेही से बच गए। ये इंसाफ नहीं है। बाकी सारी फाइलें भी हमें दीजिए और जांच शुरू कीजिए। अभी इन फाइलों में हैं, उन पर तुरंत जांच शुरू कीजिए। कैपिटल हिल के अंदर अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी फाइलें जारी होने के बाद पहली बार एक अहम कमेटी के सामने पेश हुई। क्या आप शपथ लेती हैं कि जो गवाही आप देने जा रही हैं वो आपकी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह सही है? हाँ, लेती हूँ। कमरे में कुछ सर्वाइवर भी मौजूद थे। एक डेमोक्रेट सांसद ने उनकी मौजूदगी का हवाला देकर न्याय विभाग पर निशाना साधा। अगर आप तैयार हों तो वो लोग हाथ उठाइए जिनकी अब तक न्याय विभाग से मुलाकात नहीं हो पाई है। रिकॉर्ड के लिए बता दूं, यहाँ मौजूद हर विक्टिम ने हाथ उठाया है। अपने शुरुआती बयान में पैम बॉन्डी ने पीड़ितों के लिए सहानुभूति जताई, लेकिन माफी नहीं मांगी। मैं पता करूंगी। जरा सुनिए, मैं सवाल का जवाब दूंगी। नहीं, मैं सवाल का जवाब उसी तरह दूंगी जैसे मैं देना चाहती हूँ। आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि कैसे जवाब देना है। कई डेमोक्रेट नेताओं ने एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर पर मुकदमा चलाने की मांग उठाई। आपके सामने लगी ये 2 तस्वीरें किसी अपराध का सबूत हैं और ये पूर्व प्रिंस एंड्रू के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए काफी हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी, आपने पिछले जुलाई में ये जांच क्यों बंद की और अब तक पूर्व प्रिंस एंड्रू पर मामला क्यों नहीं चलाया? मुझे नहीं लगता कि आपने ये सवाल मेरिक गारलैंड से पूछा था। पैम बॉन्डी उस सवाल का जवाब देने ही वाली थीं, लेकिन उन्हें बीच में टोक दिया गया। माउंटबेटन विंडसर हमेशा कहते रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हाल ही में वो यहाँ आकर सवालों का जवाब देने की बार बार की गई मांगों पर चुप रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। कमेटी की सुनवाई कई बार शोरगुल में बदल गई। अटॉर्नी जनरल ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी हमला बोला। ये मामला ओबामा प्रशासन के समय से चला आ रहा है। इस प्रशासन ने 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी किए हैं, 30 लाख से ज्यादा, और उस कानून पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए थे। कांग्रेस के सदस्य अभी भी उन फाइलों की जांच कर रहे हैं जिनके हिस्से हटाए नहीं गए हैं। इस दौरान कथित साजिश में शामिल रहे कुछ और नाम सामने आए हैं। साथ ही बार बार ये सवाल उठ रहा है कि नए मुकदमे क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता गैरी ओडोनोह्यू की रिपोर्ट। ये वीडियो सेव कर लेना, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं है, सच दिखाने के लिए है कि एक खतरनाक सोच अगर पावर में आ जाए तो इंसानियत को तबाह कर सकती है। ये एप्स्टीन की पावर, साइंस और इंसान को डिजाइन करने की खतरनाक सोच की कहानी है। और एप्स्टीन कोई पहला इंसान नहीं था जिसके माइंड में एक खतरनाक प्लान था। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्स्टीन का जो प्राइवेट प्लान था करीब 20 महिलाओं को इम्प्रेग्नेंट करके एक सुपर रेस ह्यूमन डीएनए बनाने का, वो एप्स्टीन की सोच से जुड़ा एक आइडियोलॉजी का हिस्सा था जिसे ट्रांस ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ट्रांस ह्यूमनिज्म का मतलब होता है टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना, उसको बढ़ाना। सुनने में थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है, लेकिन यूजेनिक्स वही सोचा जिसे 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी ने यूज किया था, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन बेटर ह्यूमन है और कौन नहीं, और इस वजह से लाखों लोग मारे गए थे। एप्स्टीन फाइल्स के लाखों डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक वार्निंग था भाई। वार्निंग इस बात की कि अगर साइंस, एआई और जेनेटिक पावर बिना एथिक्स के हाथ में चली जाए तो सवाल ये नहीं रहता कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, सवाल ये हो जाता है कि इंसानियत जिंदा बचेगी या नहीं।